गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 8 में कंट्रोलिंग के अंतर्गत मैं आज आप लोगों को इसकी टेक्निक और मेथड के बारे में बता रहा हूँ कि इसकी क्या क्या टेक्निक होती है। कंट्रोलिंग के बारे में हमने इसके डेफिनेशन, मीनिंग और इम्पोर्टेंस, प्रोसीजर सब पढ़ा है। अब उसके आधार पर हम इसके टेक्निक को देख रहे हैं कि टेक्निक क्या क्या हो सकती है। टेक्निक जो होती है, सबसे पहले नियंत्रण की परंपरागत या सामान्य प्रणाली होती है। नियंत्रण की विशेष प्रणालियाँ और नियंत्रण की आधुनिक प्रणालियाँ, तो अलग अलग प्रकार से इसकी टेक्निक होती है। एक ट्रेडिशनल चीज़ होती है कि अभिप्रेरण हाथ द्वारा नियंत्रण, मतलब कि स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते थे कि जो कर्मचारियों का नियंत्रण जो करते थे वो कैसे करते थे कि ट्रेडिशनल, यानी कि उसको परंपरागत तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि कंट्रोल करने के हमें सारे संभव प्रयत्न करने पड़ेंगे। ठीक है, और परिस्थिति और आवश्यकता को देखकर हमें क्या करना पड़ता है कि हमारी नियंत्रण की तकनीक को विकसित करना पड़ता है और चेंज करना पड़ता है। तो हमारे पास इसको 3 तरीके से हम इसको कर पाएंगे। सबसे पहले होता है नियंत्रण की परंपरागत या सामान्य प्रणाली। तो इसमें आता है अभिप्रेरणा द्वारा नियंत्रण। अभिप्रेरण के द्वारा कर्मचारी की क्रियाओं पर सरलतापूर्वक नियंत्रण किया जा सकता है। यह एक प्रकार का स्व नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल है। अभिप्रेरित कर्मचारी परस्पर सहयोगी होते हैं, जिससे वांछित परिणामों को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब क्या हो गया कि जब अभिप्रेरणा होती है तो अभिप्रेरणा में जो कर्मचारी हमारे यहाँ काम करता है वो सेल्फ ही नियंत्रित होता है, मतलब कि वो काम करने पर परस्पर सहयोगी ही होगा। मतलब वो काम करने के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छे तरीके से राजी हो जाता है और वो कभी भी जानबूझकर गलती नहीं करता, क्योंकि वो काम करने का क्या इच्छित व्यक्ति है और वो सहयोग कर रहा है। आपका हेल्पिंग नेचर अगर उसका है तो वो ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग रहता है। ठीक है, तो अभिप्रेरित करना पड़ेगा सारे के सारे कर्मचारियों को हमको, और अभिप्रेरणा के द्वारा हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब काम करने की प्रेरणा जब उनको अंदर से आएगी, जब वो अंदर से ही काम करने के इच्छित हो जाएंगे, तो उन्हें कंट्रोल करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। सेकंड क्या है, अवलोकन द्वारा नियंत्रण। नियंत्रण की इस विधि के अंतर्गत अधिकारी अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संपर्क कर उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इस विधि को प्रायः पुलिस विभाग एवं सैन्य संगठन द्वारा अपनाया जाता है। तो क्या होता है कि इसके अंतर्गत अधिकारी क्या करते हैं कि अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के प्रत्यक्ष संपर्क में उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो जो जैसे पुलिस विभाग में क्या होता है कि जो बड़े अधिकारी होते हैं जो उनकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसे नियंत्रित करते हैं, उनके कंट्रोल करते हैं, उनके कार्य को कंट्रोल करते हैं, उनके प्रत्यक्ष संपर्क बनाकर उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं कि उनको जल्दी उठाना, उनको फिजिकली कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि पुलिस विभाग और सैन्य संगठन आते हैं, जहाँ पर ट्रेनिंग आपको दी जाती है, कंट्रोल उनको किया जाता है, उनकी सारी हरकतों को या सारी जो उनकी क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करके अवलोकन किया जाता है। अवलोकन मतलब क्या होता है कि उनका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अब अगर वहाँ पर वो डेवलप नहीं होते हैं तो उन्हें उस चीज़ के लिए वेरीफाई नहीं किया जाता, उसके लिए सेलेक्ट नहीं किया जाता, उन्हें नौकरी से निकाला भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है अंकेक्षण द्वारा नियंत्रण। अंकेक्षण से आशय किसी उपक्रम की लेखा पुस्तकों की जांच से होता है। इसमें हिसाब किताब की सत्यता का परीक्षण कर व्यापार की सही आर्थिक स्थिति का ज्ञान पता लगाया जाता है। इस स्थिति में हिसाब में भूल चूक, कपट, गबन, हेराफेरी जैसी गड़बड़ियों को सरलता से पकड़ा जा सकता है। वर्तमान में उपक्रम की यह तकनीक सर्वाधिक लोकप्रिय होती है। ठीक है, तो ऑडिटिंग के द्वारा भी हम बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। बिजनेस को कंट्रोल करने में हम क्या करेंगे कि आधुनिक तरीके से हम क्या करते हैं कि बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, ऑडिट करते हैं। जैसे आपने कोई भी अकाउंट में बनाए हैं, उस अकाउंट्स को हम क्या करेंगे,
उस अकाउंट्स को हम कंट्रोल करेंगे और अकाउंट्स के ऑडिट करेंगे कि आप बेफालतू के खर्चे वहाँ पर जो है वो ना लगाएं। ठीक है, बेफालतू के खर्चे उसके अंदर ना करें और कोई जो बिज़नेस से रिलेटेड खर्चे हैं वही वहाँ पर लगाएं, ज़्यादा लाभ ना कमाएं। ठीक है, इनकम टैक्स की चोरी ना करें। तो इससे क्या होता है कि बिजनेसमैन क्या होता है, काफ़ी कंट्रोल में रहता है। ठीक है, और वर्तमान में ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई है। अंकेक्षक जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक अंकेक्षण और एक होता है बाह्य अंकेक्षण। इसका आंतरिक का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि व्यवसाय की योजना और क्रियाओं का मूल्यांकन किया जाता है कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। यह अंकेक्षण जो होता है अंकेक्षण तथा के कर्मचारियों अथवा प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, संस्था के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है कि भैया आपका जो भी कार्य अगर हम करवा रहे हैं तो वो एक उचित तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने जो भी संस्था की बनाई है योजना, उसके अनुसार काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यह उसमें देखा जाता है। उसके बाद बाह्य अंकेक्षण, यह अंकेक्षण स्वतंत्र अंकेक्षण द्वारा किया जाता है जिन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। कर लगाने की दृष्टि से यह अंकेक्षण कंपनी आदि उपक्रमों के लिए अनिवार्य होता है। नीतियों द्वारा नियंत्रण, उपक्रम के दैनिक कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रबंधन द्वारा कुछ नीतियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, और उन्हें निर्धारण कर दिया जाता है। इसके आधार पर हम भावी क्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, प्रभावी ढंग से हम काम करवा सकते हैं, अतः नीतियों का नियंत्रण का एक साधन माना जाता है। उदाहरण द्वारा नियंत्रण, नियंत्रण की इस विधि में अधिकारी स्वयं के आचरण, व्यवहार तथा सुगमता को श्रेष्ठतम ऊंचाई एवं गरिमा प्रदान कर अपने अधीनस्थों के समक्ष एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकता है ताकि वे भी उसके अनुरूप अपना कार्य व्यवहार करें, जैसे समय की पाबंदी, शालीन व्यवहार और कार्य के प्रति निष्ठा, लगन एवं तत्परता अपनाकर एक प्रबंधक कर्मचारी को स्वनियंत्रित कर सकता है। अपवाद द्वारा नियंत्रण, तो उपक्रम के ऐसे कार्य जो योजना के अनुसार नहीं होते हैं उन्हें अपवाद माना जाता है। नियंत्रण की इस विधि में अपवाद की स्थिति निर्मित होने पर ही प्रबंधक उसका समाधान करने के लिए हस्तक्षेप करता है, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, इसके और भी पॉइंट आपको आगे देकर रखे हैं, जैसे अनुशासन, स्थायी सीमा, लिखित निर्देश, अभिलेख द्वारा प्रतिवेदन, अन्य विधियां द्वारा। तो ऐसे कई सारे इसके कार्य हो सकते हैं। अब उसके बाद जो है इसके सेकेंड चीज़ देकर रखिए कि नियंत्रण की विशिष्ट प्रणालियाँ, स्पेसिफिक सिस्टम कंट्रोलिंग। बी नंबर पे ये आएगा, जैसे इसमें बजट कंट्रोल आता है, कॉस्ट कंट्रोल आता है, क्वालिटी कंट्रोल आता है, मटेरियल कंट्रोल आता है, प्रोडक्शन कंट्रोल आता है और ब्रेक इवन एनालिसिस भी आता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम बात करते हैं पहले बजट कंट्रोल की। तो बजट नियंत्रण का आशय बजट के अंतर्गत निर्धारित प्रभावों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधि से पर नियंत्रण करना होता है। यह बजट एक प्रकार से अनुमानों तथा वास्तविक परिणामों की तुलना की जाती है। इसका उद्देश्य विचलनों का पता लगाकर उसके कारणों को दूर करना होता है। तो बजट नियंत्रण किसी व्यवसाय के विभिन्न कार्यों का पूर्ण नियोजन है जिससे कि संपूर्ण व्यवसाय पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो बजट जो होता है, जैसे हमारे किसी भी बिजनेस का जो बजट होता है वो अगर लिमिटेड है तो हमको उस बजट के अंतर्गत अगर कोई काम करना है तो आपको वास्तविक परिणाम और जो आपके स्टैंडर्ड हैं उनका पूर्वानुमान लगाकर उनके बीच में कंपैरिजन करना होगा और विचलन का पता लगाना होगा। अगर हम हमारे बजट के अनुसार काम करना शुरू कर देंगे तो हमारे बिज़नेस को काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। बजट आपको समझ में आ ही गया होगा कि जैसे किसी भी बंदे के पास जो पेमेंट होता है वो लिमिटेड होता है ना, तो उस बजट में उसे कार्य करवाना होता है। तो वो बजट तभी कंट्रोल हो सकता है जब हम वास्तविक परिणाम को और जो हमारे स्टैंडर्ड परिणाम थे उन दोनों के बीच में तुरंत एनालिसिस करके उस कमी वृद्धि को तुरंत अगर हम सही करें। ठीक है, अब इसके गुण दोष गुण भी दिए हुए हैं आपको, उद्देश्य, लाभ, महत्व या उपयोगिता।
व्यापार की भावी समस्याओं पर पहले से ही विचार करने की शक्ति को प्रोत्साहित करना, ठीक है। निर्धारित प्रभावों के विश्लेषण का पता लगाकर उस पर दूर करना, उच्च कुशलता प्राप्त करने तथा संस्था को विभिन्न आर्थिक समस्याओं के हल से पर्याप्त योगदान करने हेतु उत्तम संगठन तथा उत्तम प्रबंधन का निर्माण करना। इसके दोष है, उपक्रम के प्रारंभिक वर्षों में बजटों का निर्माण ठीक से नहीं हो पाता है। बजट समूचे उपक्रम को अनेक प्रकार की औपचारिकताओं में बांध देता है, क्योंकि जब हमें बजट क्या होता है कि जब बजट के अनुसार काम करना होता है तो हमें काम करने में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वो हमें काफ़ी बंदिशों में डाल देता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं लागत कंट्रोल की, कि लागत नियंत्रण से आशय लागत की उत्पादन की लागत को कम करने से होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लागत को कम करेंगे, जितना ज़्यादा हम और अनावश्यक व्यय को दूर करेंगे, ठीक है, और उचित व्यय को अधिकतम लाभ उचित लागत अगर हम लगाएंगे उसके अंदर, मतलब लागत अगर हमारी कम हो गई, ठीक है, तो हमारे लाभ भी क्या होंगे, अधिकतम हो जाएंगे। और अगर हम लागत को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे लाभ भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसके लिए मानक लागत लेखांकन लागू किया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा किस्म नियंत्रण आता है। किस्म नियंत्रण के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि वस्तु की किस्म किस प्रकार की है, क्योंकि जितना अच्छा गुण वस्तु की में रहेगा, जितना अच्छा किस्म उसमें रहेगी, क्वालिटी उसमें रहेगी, हमारी वस्तु का उत्पादन उतना ज़्यादा होगा और उतना ज़्यादा उसका प्रोडक्शन करके हम उतना ज़्यादा उसको कंज्यूमर को बेच सकते हैं, लाभ हमको उतना ज़्यादा होगा। सामग्री नियंत्रण, उत्पादन लागत का एक बहुत बड़ा भाग सामग्री पर खर्च होता है तथा उस पर वस्तु की किस्म निर्भर करती है। अतः किस्म सुधारने के लिए लागत को कम करने तथा संपूर्ण उपक्रम की उत्पादकता बढ़ाने हेतु सामग्री नियंत्रण पर समुचित ध्यान देना कुशल प्रबंधन की एक अनिवार्य आवश्यकता होती है, क्योंकि सामग्री का आशय क्या है यहाँ पर, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल और सहायक माल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामग्री के अंतर्गत आती हैं। सामग्री के नियंत्रण के माध्यम से कच्चे माल की आपूर्ति, यानी कि जो कच्चा माल हमने जो लगाया वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, और जो हमने उसके अंदर अर्धनिर्मित माल लगाया वो भी बेस्ट क्वालिटी का हो। उसके हिसाब से क्या होगा कि सारी चीज़ों की मात्रा हम उसमें उचित तरीके से लगा रहे हैं, सामग्री उसमें बढ़िया बढ़िया लगा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की लगा रहे हैं, तो जो माल का उत्पादन होगा वो भी क्या होगा, उसकी किस्म अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और हमें उससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। अब उसके बाद प्रोडक्शन कंट्रोल करना है, तो प्रोडक्शन को भी हमें कंट्रोल में करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारा सारा माल बिक ना जाए, मतलब कि एक स्टॉक का मिनिमम लेवल जब तक हमारे पास ना आ जाए, जब तक हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे। क्योंकि प्रोडक्शन अगर हम ज़्यादा करेंगे और अगर हमारा माल बिक नहीं रहा है तो हमारे पास हमारे बैंक लोन्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो हो सकता है कि हमारी कंपनी भी बंद हो जाए। तो हमें ये कंट्रोल भी देखना पड़ेगा। उसके बाद सम्मिच्छेद बिंदु होता है, बिक्री अथवा उत्पादन का वह बिंदु जहाँ ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, उसे सम्मिच्छेद बिंदु कहते हैं। इस बिंदु से अधिक बिक्री करने पर व्यवसाय व्यापार मिलता है और इसमें कम बिक्री करने पर हानि होती है, ठीक है। मतलब कि ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा व्यवसाय अगर हम करते हैं, ज़्यादा माल अगर हम बिक्री करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि लाभ होता है, और अगर हम उससे कम करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी हानि होती है। अतः प्रत्येक व्यवसाय में सम्मिच्छेद बिंदु को हिट कर मतलब कि सम्मिच्छेद बिंदु को क्या है कि पॉइंट रखना चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए हमारा स्टैंडर्ड की अगर इससे तक हमने बिक्री करी तो हमारे बिजनेस को ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि हमें साल में कितनी बिक्री करना चाहिए। उसके बाद हमारा नियंत्रण की आधुनिक तकनीक दे रखी है। इसके अंतर्गत क्या है, निवेश पे प्रत्यय, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देकर रखा हुआ है, रेशियो एनालिसिस देकर रखा है जिसमें लिक्विडिटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो आया हुआ है, मैनेजमेंट ऑडिट आया हुआ है। उसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम, प्रोग्राम एलिमेंट ऑफ रेटिंग सिस्टम और लिमिट देकर रखी कंट्रोल की। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है, और ये चैप्टर आपका क्लोज्ड हो जाएगा।
और इसके जो लॉन्ग के क्वेश्चन है वो आप लर्न करें